कि उससे पहले 2 मरतबा वज़ीर आला के इंतखाब का इजलास बुलाया गया और मुलतवी किया गया क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर 197 हैं, इनके नंबर उतने ही हैं जितने इनके पास हैं। तो हमारे पास वज़ीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज़्यादा हैं। हमने फ्लैटीज होटल में भी शो किए, हमने यहाँ भी शो किए, और वोटिंग भी जब हुई तो अल्लाह ताला के फजल से 197 वोट निकले। मुश्किल मरहला था गुंडों को गुजरात मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि ये असेंबली तो है नहीं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाया जा रहा है, जहां पे 600 लोग भर्ती किए गए हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से, जो इनके जाती मुलाजिम हैं। और जो सहाफ़ी खबर देने की जरूरत करता है, एक सहाफ़ी को नौकरी से निकलवाया गया, वो आजकल PNN चैनल में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खबर दी थी कि डीजी इनायतुल्लाह लक का बेटा 17वें स्केल में भर्ती हुआ है बरखिलाफ मेरिट। तो ये यहाँ पे ये भी होता है कि आप खबर दें कि ये आप बरखिलाफ मेरिट काम करें। नई बिल्डिंग बनी है, अरबों का घपला है। ये नई बिल्डिंग ऐसे नहीं बन गई, मैं इस पे बाद में आऊंगा। कहने का मकसद ये है कि ये असेंबली को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, हमने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। जब वजीर आला का इंतखाब था, हमने बिल्कुल पेशकदमी नहीं की, हमने तशद्दुद नहीं किया। जब गुंडे बदमाश हाउस के अंदर छलांगे लगा लगा के आ रहे थे और परवेज इलाही साहब थम्स अप करके यूं यूं कर रहे थे और कह रहे थे और मारो, और लोगों को इशारा करके कह रहे थे आओ, तो उस दौरान फिर जो ड्रामा किया पट्टियां बांध के, दुनिया के साइंसदान परेशान हुए कि ये कौन सी पायोडीन है जिससे हड्डियां जुड़ जाती हैं। आज भी वो मंजर मेरे सामने है जिसमें एक दिन पट्टियां बांध के यूं था और अगले दिन बिल्कुल मामलात मामूल के मुताबिक हो चुके थे। अब मैं आ रहा हूं जिस तरफ, देखिए हमने तब सब्र किया, वजीर आला का इंतखाब हो गया, फिर ये गवर्नर हाउस बैठ गए, क्योंकि ये साजिशी जहन के लोग हैं। ये जब गवर्नर हाउस जाके बैठे तो उमर सरफराज चीमा को बतौर आला कार इस्तेमाल किया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। हम कोर्ट में गए, हमने कभी हमजा शहबाज साहब ने बतौर वजीर आला, बतौर नौ मुंतखब वजीर आला कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। फिर क्या होता है कि जब गवर्नर की मुद्दत पूरी होती है, नए गवर्नर की तकर्री में रखना डाला जाता है, हम उस पर भी सब्र करते हैं और अदालत का रुख करते हैं कि हमने जो काम करना है आइन और कानून के मुताबिक करना है, और अदालतों के सामने हम सर निगू हैं, हम सर तस्लीम खम हैं, जो अदालतों का हुक्म है उसको बजा लाते हैं। तो क्योंकि मामला भी लंबा है, हम भी थके हैं, आप भी थके हैं, रात का ये पहर है, जब 11:35 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे से आए हैं, पता नहीं खाना भी किसी ने खाया कि नहीं, वो मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, कुछ ने खाया कुछ नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमने बजट का इजलास तलब किया आइन और कानून के मुताबिक, और आज क्या एजेंडा था जिसको रोका गया है। मैं पाकिस्तान के पंजाब के एक मजदूर, एक किसान, एक दिहाड़ीदार, एक नौकरी पेशा से ये कहना चाहता हूं कि आज एजेंडा ये था कि हम डेली वेजर को, जो दिहाड़ीदार है, उसका माहाना जो उजरत है उसको 20,000 से 25,000 करने जा रहे थे। ये एजेंडा था। जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा करने जा रहे थे, 15% इजाफा और 15% अलाउंस। हम सोलर ट्यूबवेल्स की बात करने जा रहे थे, हम सस्ते आटे की बात करने जा रहे थे, सस्ते घी की बात करने जा रहे थे। मगर आज जो हुआ है, मुझे जब इन्होंने कहा कि बाहर चले जाओ, अब मैंने आईने पाकिस्तान के तहत हल्फ लिया है वजीर का। राजा बशारत साहब भी बतौर वजीर इसी कैपेसिटी में हाउस में 2002 में बैठे, राना सनाउल्लाह खान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान भी इसी कैपेसिटी में बैठे, मिफ्ता इस्माइल ने फेडरल बजट पेश किया इसी कैपेसिटी में, बाबर अवान साहब आज भी बैठते थे बतौर एडवाइजर, इसी कैपेसिटी में बैठते थे। मैं तो फिर भी वजीर हूं। शौकत तरीन साहब ने जब बजट पेश किया, कैसे किया, मैं चाहता तो मैं अड़ सकता था कि मैं अड़ जाता कि जी मैं नहीं जाना, मगर मैं
मेरी तरबियत मेरे बड़ों ने बहुत और तरह से की है। मेरा जिस घराने से ताल्लुक है उसमें दूर दूर तक कभी करप्शन का शायबा नहीं रहा। तो मैंने आज पाकिस्तान की खातिर, पंजाब की खातिर यह बेहतर जाना कि मैं अपनी अना को आड़े ना आने दूं। परवेज इलाही साहब की अना बहुत बड़ी, अल्लाह उनको मुबारक करे। मैंने आज ये फैसला किया कि जब उन्होंने मुझे रूलिंग दे दी है, मैं अंडर प्रोटेस्ट आईने पाकिस्तान की किताब, जो एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, जिसकी हिफाजत के लिए, जिसके तकद्दस के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, मैंने हाथ में पकड़ी और मैंने कहा कि मैं इस बात को समझता हूं कि मैं वजीर हूं, स्पीकर की रूलिंग आई है, मैं अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करता हूं, क्योंकि मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो 12 करोड़ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो हो और बजट पास हो जाए, मेरी वजह से बजट ना रुके। मगर मुझे निकालना तो मकसूद नहीं था। मैं तो चले इज्जत से बाहर आ गया। और मुझे परवेज इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। मैं माजरत चाहता हूं, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह जिद की कि नहीं बाहर जाओ, तो मैंने आपकी जिद के आगे बेहतर समझा कि मैं जिद ना करूं। 78 साल उम्र है, बहरहाल ज़हनी तौर पे जो भी मामलात है उनके, मैंने आज इसलिए मैं बाहर आ गया और मैं आइंदा ये हक महफूज रखता हूं कि मैं हर बार अंदर जाऊं और हर बार रूलिंग दें। मैं कोई बात नहीं, बाहर आ जाऊंगा। मैं आईने पाकिस्तान का पाबंद हूं, मैंने हल्फ लिया आईने पाकिस्तान के तहत। तो हमने समझा कि मैं बाहर आऊंगा तो मामला हल हो जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात तय थी कि बजट पे बात होगी, इनके लोग तकरीरें करेंगे और बजट स्पीच हो जाएगी। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनको उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये चाहते क्या है? पेशावर में केपीके की इनकी हुकूमत है, वहां पे इन्होंने बैठकर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की और मंसूबा बनाया कि वफाक पर हमला करेंगे। इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ तकरीरें की। अब ये चाहते हैं कि इदारों और इदारों के सरबराहान के खिलाफ परवेज इलाही साहब इमरान खान को पंजाब में एक प्लेटफॉर्म फराहम करें, यहां आईनी बहरान पैदा किया जाए और जो तकरीरें और जो तनकीद इदारों पर की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से, वही तनकीद पंजाब से हो। इसीलिए यह आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान को यहां पे मौका दिया जाए कि वो पंजाब में मजबूत हो और इदारों पर हमले करे और मजीद इदारों को बदनाम करे और उनकी तस्लील करे। ये होने नहीं देंगे। हमारा आईजी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं और उनको यहां बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे। ये बात तय है। ये चाहते हैं कि उनको बुला के उनके बहाने से बजट को रोका जाए। हम आपके तमाम मंसूबों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप पुलिस का मोरल डाउन करना चाहते हैं। पंजाब पुलिस के एक सिपाही से लेकर आईजी तक आप किसी तक पहुंचेंगे, हमारे ऊपर से गुजर के पहुंचेंगे। हम सीसा पिलाई दीवार बन के आगे आपके आगे खड़े होंगे। सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे सर का ताज है। चीफ सेक्रेटरी से लेके तो एक असिस्टेंट कमिश्नर तक उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। इस बजट को मत रोकें, यह बजट पास होना ही होना है। आइन शिकनी मत करें। आपने आइन शिकनी पिछले 3 माह की, हमने कुछ नहीं कहा, मगर अब आप अगर ओछे हथकंडों से बाज ना आए, हम कानूनी कार्रवाई का भी हक महफूज रखते हैं। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। बहुत सारे हलकों में बहुत सारे लोग आज मुझे मिले, इशारे भी कर रहे थे पीछे से कि लगे रहो इसकी खैर है। तो 11 बंदे हमने पूरे करने हैं और आप शायद इस कुर्सी पर विराजमान ना रह सकें। तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इंसान के बच्चों की तरह ये बजट पास होने दें, अवाम को उनके हकूक पहुंचने दें, एक गरीब आदमी की जिंदगी में आसाइशें आने दें, वरना ये बजट आपको निकाल के भी पास हो सकता था। और मैं अपनी जमात में इस बात का हामी था कि पहले इस गंद को यहां से निकालें, उसके बाद बजट पास करवाएं। मगर कोई बात नहीं, कई दफा कूड़ा करकट जो है और गंदगी में रहना पड़ता है। जिस तरह बुजदार साहब ने 3.5 साल लाहौर की सड़कों पे कूड़ा करकट जमा रखा, सफाई करना हमें आती है। अब सफाई हो गई है, आप देख रहे हैं सड़कें साफ हैं। तो इसलिए आप बाज रहिए,
कानूनी चाराजोई का भी हक रखते हैं। तहरीक अदम एतमाद भी आपके खिलाफ आ चुकी है और जो आप यहां पे इमरान खान साहब के साथ साजबाज करके अपनी अरबों रुपए की करप्शन पर पर्दा डालना चाहते हैं और अपनी करप्शन छुपाने के लिए इदारों पर हमले करना चाहते हैं, वो कोई भी इदारा हो जिसमें पुलिस का इदारा शामिल है, हम उनकी खातिर आपके सामने खड़े होंगे और आपको ये मकरू और कभी हरकतें नहीं करने देंगे। जी एक ही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो बातें तो आज तय हैं कि ये जितनी बात आपसे सरदार अवैस लगारी साहब ने की और अताउल्लाह तारड़ साहब ने की, बजट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट करेंगे तो ये सबवर्जन है। और मेरा ख्याल है कि आज स्पीकर्स ऑफिस इस्तेमाल किया गया इस मकसद के लिए। मैं सिर्फ इस एक नुक्ते पर अपनी बात को रोकूंगा कि बजट कैलेंडर स्पीकर के ऑफिस की तरफ से जारी किया जाता है और कैलेंडर के मुताबिक आज बजट को पेश होना था। जो मुतालबात उनके थे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो दुरुस्त थे, गलत थे, जैसे भी थे, हुकूमत ने एक मैग्नानिमस पोजीशन से उन मुतालबात को उनके मेरिट्स पे गए बगैर तस्लीम किया। ये कहाँ का हक हासिल है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें और उसके बाद आके आप ये क्लेम करें कि जो उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स किए गए, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया। सारे मुल्क ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का क्या हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हुक्म था कि इस्लामाबाद डी चौक तक कोई नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने, इनके वर्कर्स ने वहां पर ब्लू एरिया में जाके गिराव जलाव किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मेट्रो बस के स्टेशंस को गिराव जलाव किया, ग्रीन बेल्ट्स को जलाया, वहाँ पर हलूगनिज़म और गुंडागर्दी की एक बदतरीन मिसाल कायम की। और यही एक इनकी अटैम्प्ट जो थी, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको नहीं रोकेंगी तो क्या होगा। और इस तरह के हालात पैदा करने के बाद फिर अपनी टर्म को डिक्टेट करने की कोशिश की। अब गवर्नमेंट की आपके सामने हमने अपनी पूरी कोशिश की कि माहौल को ऐसा बनाए हाउस के अंदर, और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीज़ों पर कंसीड भी किया कि ठीक है, अगर आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर तकलीफ़ हुई है तो हम उसके करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार हैं। यही वो बुनियादी बातें थी जिनको करना लाजिम था इनके साथ। लेकिन नतीजा आज क्या निकला, जैसे पहले एक बिल्कुल रूलिंग जो दी जाती है स्पीकर की तरफ से, रूलिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक दी जा सकती है, अल्ट्रा वायलेटिव ऑफ द प्रोसीजर रूलिंग नहीं दी जा सकती। अगर तो वहाँ पर जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ये कोई हलूगनिज़म कर रहे होते, हाउस के कंडक्ट को डिसरप्ट कर रहे होते, किसी तरह से ये स्पीकर की चेयर की बात को तस्लीम ना कर रहे होते और कोई ऐसा इनका एक्ट होता जिसके साथ ये जेपडाइज कर रहे होते प्रोसीडिंग्स को, तो फिर स्पीकर का हक होता है, स्पीकर की विम्स पे नहीं होता। स्पीकर पाबंद है, कानून की क्रिएशन है स्पीकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की क्रिएशन है स्पीकर। स्पीकर कोई ऐसी कुर्सी या ओहदा या मनसब नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश के ताबे रूलिंग्स देने लगी। उन्होंने जो रूलिंग देनी है ज़रूरी है, अगर वो 210 में कोई कहते हैं कि फ़लाँ मेंबर हाउस के अंदर नहीं आ सकता, ये उनका हक है, लेकिन वो किन कंडीशंस में कहते हैं ये भी उसी प्रोसीजर की किताब में दर्ज है। यानी उनके लिए किसी का डिसऑर्डरली होना ज़रूरी है। अता ने तो वहाँ पर कोई बात भी नहीं की थी। अब स्पीकर साहब को इस चीज़ से एतराज़ था कि अता की प्रेजेंस हाउस में क्यों है, तो उनकी जो रूलिंग है, हम मानते हैं कि रूलिंग इलीगल रूलिंग नहीं हो सकती, लेकिन स्पीकर्स कंडक्ट इज़ बाउंड फॉर इट मॉरल्स। उनके अपने कुछ अखलाकियात हैं जो उनको पाबंद करते हैं कि वो कानून के ताबे अपनी रूलिंग्स को दें। तो जो उनकी पहली रूलिंग थी विदाउट सब्सटेंस थी, जो रूलिंग इन्होंने ये दी कि मिनिस्टर जो हैं वो हाउस के अंदर नहीं बैठ सकते। 130 की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 ये क्लियरली कहता है कि 6 महीने तक जो कि कैबिनेट का मेंबर होगा वो 6 महीने तक, जब तक हाउस
के अंदर रह सकते हैं जब तक उनके इलेक्शंस में वो नहीं जाते, एंड ही सीजेस टू होल्ड दैट पोजीशन अगर वो 6 महीने में इलेक्ट होकर नहीं आते। तो इनका हाउस में बैठना आईनी तौर पे दुरुस्त था, रूलिंग जो थी वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी। अब मैं मुझे इजाज़त दे ज़रा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे। अब ये मसला कि बजट पेश हो गया, बजट बुक आ गई, वो आज आपकी सारी मीडिया के अंदर भी ऑब्वियसली जब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू बी अनाउंस्ड इन द असेंबली है। अब मुझे बताएं कि क्या सैंक्टिटी रहेगी प्रोसीजर्स की। अच्छा, दूसरी रूलिंग जो उनका तकाजा था कि आप बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को और आईजीपी को, उसका मकसद क्या था? ये कहते हैं जी कन्वेंशन है कि जब बजट पेश होता है तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी हाउस की गैलरीज में मौजूद होते हैं। दुरुस्त है, लेकिन तब मेलाफाइडी नहीं होती। अगर मेलाफाइडी की इंटेंट हो और हमें पता हो कि स्पीकर के ऑफिस को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और वो स्पीकर के ऑफिस को मिसयूज़ करके उन ऑफिसर्स को जिनके ज़ुम्मे पंजाब के अमन व अमान की ज़िम्मेदारी है, उन ऑफिसर्स को जिनके ज़ुम्मे ड्यूटी, अब इसमें पीछे क्या चीज़ कार फरमाए? यानी एक कोर्ट का ऑर्डर आप सबको पता है, तब तो हमजा साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब तो उनके इंतखाब के लिए कोर्ट से ये हुक्म आया था कि डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करें, और जब डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड करने के लिए बैठे तो तहरीक इंसाफ के असेंबली के अरकान के भेस में छुपी वो गुंडागर्दी आपने देखी। किस तरह से स्पीकर की चेयर के ऊपर हमला किया गया, कैसे उनको जोत-कोप किया गया, कैसे उनको पुश करके वहाँ पे जो उस वक्त स्टाफ मौजूद था उन्होंने बाहर निकाला, किस तरह हाउस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई, कैसे अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आई। ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप कहें कि असेंबली के फ्लोर पे कत्ल हो रहा है और पुलिस को पता है कि वहाँ पर किसी के ऊपर कातलाना हमला हो रहा है और पुलिस इंटरफेयर ना करे? ये तो मतलब बिल्कुल आप ऐसे है जैसे दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर दें। जैसे आपको पता भी हो कि ये सामने जो रंग स्याह है और उसको आप कहें और कहने पे तुले हों कि ये सफ़ेद है। तो ये ठीक है, हमें तहरीक इंसाफ का वतीरा मालूम है, हमें आपकी सियासी जो पूरी की पूरी आपकी नशो नमा है वो गुंडागर्दी पे, घिराव जलाओ पर, हलूगनिज़म पर और एक सिविल डिसोबीडियंस पर, एक अनार्किस्ट टेंडेंसी आपकी है। इस सब पे हमें कोई कलाम नहीं, और हमें यकीन है कि आपने ये जो आज के तीनों इकदाम किए हैं वो सख्त गैर आइनी भी हैं और वो प्रोसीजर्स के भी। एक ही करके कर रहे ना, एक इस साइड से अब्बास भाई कर लेते फिर उस भाई की बात आती है। अब्बास भाई, आपने ये फैसला कर लिया है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नहीं बुलाएंगे, आपने ये फैसला कर देखिए ना, चलें इसको। दूसरी जानिब जो आज जिस तरीके से स्पीकर पंजाब असेंबली बार बार चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को इस तरह बुलाने की कोशिश करते रहे, तो लग ये रहा है कि बजट तो वो पेश करने नहीं देंगे किसी सूरत में। देखें, दूसरा ये बता दें कि अताउल अताड़ अगर कानूनी तौर पे अंदर गए थे तो पूरी नॉन लीग उनका दिफा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखें, मैं तो इस हक में था और मैंने फिर अता से ये कहा भी कि अता साहब अब जब आप आके बैठ गए हैं और स्पीकर ने एक गलत रूलिंग दे दी है तो अब चाहे इजलास बर्खास्त हो, अब आपको उठना नहीं चाहिए। अता साहब का ये ख्याल था कि मेरे अंदर एक जैसी भी सूरत हाल है, स्पीकर की रूलिंग चाहे वो गलत है, बाद में उसको हम कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूलिंग आ गई है तो एज अ ट्रू लॉ अबाइडिंग पर्सन मुझे इस रूलिंग का एहतराम करना चाहिए। ये इनकी राय थी, हमारी पार्टी की मेजॉरिटी की ये राय थी कि चाहे कोई भी हालात हो अब आपको ये उठना नहीं चाहिए। ये इनका अपना फैसला था अता साहब का। इन्होंने कहा क्योंकि अब ये स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी है तो मैं अंडर प्रोटेस्ट यहाँ से उठ के जाता हूँ। नंबर 1। नंबर टू जो बात आपने देखिए, अगर हमें वाक़यात पर बेस्ड इस बात का हमें शाइबा नहीं है। पहला वाक़या 6 तारीख पे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दिन का, उसके बाद फिर दूसरा जो सेशन कॉल होता है उसका वाक़या, फिर असेंबली के स्टाफ को और सेक्रेटेरिएट को अपनी विम्स पे यूज़ करने का वाक़या, फिर असेंबली के स्टाफ को अपने साथ पार्टनर इन क्राइम करने का वाक़या, फिर वो जो सिक्योरिटी के स्टाफ है उनको असेंबली हॉल के अंदर उतार कर MPs के ऊपर हमला करवाने का वाक़या, हमारे खगा साहब जो साहिवाल से MP हैं उनके ऊपर बाकायदा ब्लैक यूनिफॉर्म लोगों ने हमला किया।
वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सबको वो दिखाई जा चुकी हैं। मीडिया टॉक के अंदर हमने आपको वीडियोस दिखाई जिसमें पहले चौधरी साहब थम्स अप कर रहे हैं कि आपने बड़ा ठीक किया जो डिप्टी स्पीकर की चेयर के ऊपर आप हमलावर हुए। उसके बाद वो देखा जा सकता है कि गैलरीज के अंदर से लोगों को वो प्रोवोक कर रहे हैं कि जंप इन करके हाउस के अंदर दाखिल हो जाएं। तो इस सिचुएशन में हमें ये पता है कि चौधरी साहब की एक मेलाफाइडी, ये एक स्टैंड ऑफ आ गया है। हम किसी सूरत भी, हम गवर्नमेंट हैं, हमने मेजॉरिटी की बेस पर गवर्नमेंट हैं। इस वक्त 174 मेंबर्स गवर्नमेंट के साथ हैं, 168 ये हैं। तो जब हुकूमत एक मौजूद है, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इनकी उस एक अल्टीरियर मोटिव पे, एक इनकी एक मेलाफाइडी डिज़ायर पे, एक इनकी ऐसी ख्वाहिश पे कि जिसके तहत हमें पता है कि ये बुलाकर उन कैरियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ उनकी तस्दीक करना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट का स्टैंड राइट। हुकूमत ने लचक दिखाई, हर मामले में लचक दिखाई, लेकिन क्या कर रहे हैं? हर कोई सिविलाइज तरीका इख्तियार करें भाई। स्पीकर की चेयर और अपोजिशन की डिमांड्स बढ़ती गई। लगा ऐसे रहा है कि कोई ऐसा प्लान है कि गवर्नमेंट को बजट पेश ना करने दी जाए, जिसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट भी सफर करेगी, आपकी जिम्मेदारी है, और पंजाब के 12 करोड़ आवाम भी सफर करेंगे। तो कैसे होगा सर कि इस साजिश को नाकाम बनाया? देखिए, इस पर आपको मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि इस पर आपको अता ने बड़ी तफसील से बताया कि जो पंजाब के अवाम की फलाह का मनसूबा है इस बजट में है। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये अवाम दुश्मनी कर रहे हैं, और सेकेंडली ये कोई ऐसी सूरत नहीं इख्तियार कर सकते कि हुकूमत को उसके फ़राइज़ की अदायगी से रोके। असम्बली के अंदर अपने ऑफिस को यूज़ करके अगर वो बजट के प्रोसेस को रोक रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं, और ये सबवर्शन कल्पेबल है, काबिल गिरफ्त है कानून के अंदर। इसके लिए हमारे पास ये आर्टिकल 69 के उस दायरे से बाहर है, वो तो प्रोसीजर के मुताबिक है। अगर प्रोसीजर छोड़े कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा होगा तो उसकी तशरीह एक बार नहीं बारहा अदालतें कर चुकी हैं। जी भट्टी साहब। जी मोहसिन बिलाल साहब, ये बताइएगा, आज पूरा दिन गर्मी भी रही, मौसम भी टेंस रहा, सियासी माहौल भी, अब मौसम खुशगवार हो गया। इस मौसम में बड़े गुलाम अली की एक ठुमरी है कि अनोखा लाडला खेलल तो मांगे चाँद ने, तो अनोखा लाडला चाँद मांग रहा था तो पेश कर देते कुछ ना होता। देखें, अनोखे लाडले की ज़िद पूरी करते करते पंजाब के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके हकूक़ को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। अनोखा लाडला अपने घर में पहले ही तबाही बर्पा कर चुका है। अपने बड़े भाई के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर अनोखे लाडले का भी एक अनोखा लाडला है। वो वाकई अनोखा लाडला है जिसकी, चले मैं तो अपने बारे में कहता हूँ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, फ़ारूक हबीब जैसे, ज़ुबैर न्याजी जैसे। हम पढ़ाई छोड़ के 1 साल सड़कों पर रुले, हमने सारे उतार चढ़ाव देखे। तो अब्बू जब वज़ीर आला हों, बच्चा गोद में बैठ के ज़मीनों पे कब्ज़े करे और उस वक्त उसकी परवरिश हो, तो वो आज बिज़नेस एडवाइजरी में क्यों बैठा, ये भी इतराज़ है। मुझे तो चलें हाउस से निकाल दिया ना जी, मैं आ गया, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। तो ये अगर अब्बू जी हर बच्चे को बिज़नेस एडवाइजरी में ले आएँ, तो मलिक साहब के 4 बच्चे हैं, मलिक नदीम कामरान के, वो अगर चारों बच्चों को बिज़नेस एडवाइजरी में ले आएंगे तो बिज़नेस एडवाइजरी में जगह नहीं बचेगी। तो ये अनोखे लाडलों ने ही इस मुल्क को तबाह किया है, और इन अनोखों लाडलों का हम इलाज जानते हैं और इलाज करेंगे। कासम सूरी की एक रूलिंग आई थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों ने रुजू किया तो आपको रिलीफ मिला। यहाँ पे आज आपने गिनवा दिया कि कितनी रूलिंग आई, सबको आपने गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालतें खुली हैं, रात के वक्त भी खुलती रही हैं, अदालत से रुजू करने का कोई इरादा है? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं अब आपके साथ बड़ी कैंडिड बात करता हूँ। आई होप कि मैं कोई चीज़ मख्फी ना रख लूँ। मुझे बेशक भट्टी साहब ने हुक्म किया है कि सवाल ज़्यादा आ जाएं, बात मुख्तसर रहे। हमारा इनसे मुआहदा तय पा रहा था। आई हैव नथिंग टू हाइड। ये पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट है जिसके तहत हम सारा काम करते हैं। मैं उस पब्लिक ट्रस्ट को किसी सूरत भी डिसीव नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। मेरी ख्वाहिश थी विद इन द पार्टी के इस अगली सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए। ये जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग होती है, इसके अंदर कुछ मामला तय किए जाए। जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में उनका मुतालबा था, नंबर 1 कि आप फिल फॉर वो मुकदमात ख़त्म करें। नंबर 2, उन मुकदमात को ख़त्म करने के बाद इजलास को शुरू किया जाएगा। नंबर 3,
एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि देखे कि जो कायम किए गए मुकदमात हैं उनकी प्रोग्रेस क्या होगी और कितनी जल्दी वो ख़त्म। पहले 3 शिकें तो उसकी इनके बारे में थी, उसके ड्राफ्ट अभी भी अवेलेबल है। चौथी उनकी शिक थी, मैंने उनसे कहा कि मैं डिनाई नहीं करता ये फैक्ट, मैं पब्लिकली ये आपके सामने कह रहा हूँ कि बेशक इस वक्त ये सूरत हाल हमारे सामने है। आपके सामने इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, तो उसको तो कंट्रोल करना जिम्मेदारी है ना गवर्नमेंट की। तो अगर उसमें किसी के साथ कोई ऐसी मैन हैंडलिंग हो गई है तो आई कैन अपोलोजाइज पबलिकली ऑन द फेस ऑफ इट। मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी आपके सामने ये बात, मगर इसमें एक बात इजाफा करता चलूं, वो जो कांस्टेबल शहीद हुआ, देखें आईजी चीफ सेक्रेटरी याद आते हैं, वो जो कमाल जिसके सीने में गोली मारी गई, उसके 4 यतीम बच्चे घर पे हैं, जिसपे परवेज़ साहब हंसे और कहा वो केड़ा डाकुओं ने फड़न किया जरा शहीद होया है। कभी उनसे भी पूछें कि पुलिस वालों ने जानों के नजराने पेश किए हैं, इन्होंने सीधी गोलियां चलाई और आज कहते हैं आईजी को पेश करो। लास्ट सवाल है कि स्पीकर परवेज इलाही साहब बुजुर्ग भी हैं, आपसे 10-20 साल बड़े भी होंगे, अब आपके पास उनका क्या इलाज है, क्या दवा दारू है?